हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। एक्स लिमिटेड जो कि हैवी मशीन्स के डीलर हैं, ठीक है, उनको क्या है, मुंबई में वाई लिमिटेड से मशीनें बेचने का कुछ ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहली चीज इसमें दी हुई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और एनजीओ से जो भी सब्सिडी है, ठीक है, उसके बाद जो सेल्स प्राइस थी गुड्स की, ठीक है, या फिर मशीन्स की, वो कितनी थी, 1,50,000। इसके अलावा भी जो सप्लायर था उसने रेसिपेंट्स को कुछ चार्जेस किए हैं। ठीक है, वो चार्जेस क्या है वो मैं आपको लिख रही हूँ। इसके अलावा उन्होंने परिवहन शुल्क लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिया है। क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वो करके आपको क्वेश्चन मुझे करके देना है। ठीक है, 2,000 रुपए। पहला जो लिया था डिजाइन एंड इंजीनियरिंग फी उन्होंने ली है 2,500 की। ट्रांसपोर्टेशन फी ली है उन्होंने कितने की, 2,000 रुपए की। ठीक है, फिर वारंटी चार्जेस लिए हैं, तीसरा वारंटी चार्जेस, ठीक है, वारंटी चार्जेस आपके लिए हैं 500 के लिए। उसके अलावा वारंटी चार्ज लिए हैं 500 के लिए। ठीक है, और परिवहन, सॉरी, वारंटी शुल्क आप 3,000 की लिख लो। ठीक है, ज्यादा दे दो थोड़ी सी, 3,000। फिर जो है आपसे एक लिया है वारंटी चार्जेस लिए हैं, उसके अलावा आपसे परिवहन, ठीक है, परिवहन बीमा चार्ज लिया है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई टूट फूट ना हो, परिवहन बीमा चार्ज लिया है कितने का, 500 का। और इसके अलावा, ठीक है, जो पैकिंग थी उसके भी फीस ली है इन्होंने, पैकिंग फी ली है 1,500। ठीक है, पैकिंग फी कितनी ली है, 1,500 ली है। और जब इन्होंने सप्लाई किया था, ठीक है, जब ये सामान को बेच रहे थे उस टाइम पे इन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया था, पूर्ति के समय दी गई छूट, पूर्ति के समय दी गई छूट। ठीक है, इन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया था, वो कितने का था, 2,000 रुपए का। इसके अलावा एक और लिख लो, स्थापना चार्ज, इंस्टॉलेशन फीस भी ली है इन्होंने। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्ज कितना दिया है इन्होंने, 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज है। उसके अलावा, ठीक है, एनजीओ से 10,000 रुपए मैं लिख देती हूं। एनजीओ से जो इन्होंने सब्सिडी प्राप्त की थी वो कितने की थी, 10,000 की। ठीक है, एनजीओ से जो इन्हें सब्सिडी मिली थी वो 10,000 की थी। और जो इन्होंने केंद्र सरकार से सब्सिडी मिली थी इनको, वो कितनी थी सब्सिडी, ठीक है, ये सब्सिडी दोनों है, वो 5,000 की है। आपको वैल्यूएशन ज्ञात करनी है। ठीक है, इस सप्लाई की वैल्यूएशन क्या होगी ये आपको ज्ञात करनी है, क्या है। ठीक है, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन आपको बता देती हूं। एक्स लिमिटेड है, वो हैवी मशीन्स के डीलर है, ठीक है, और उन्हें मुंबई में वाई लिमिटेड से मशीन बेचने का ऑर्डर एक प्राप्त हुआ है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनजीओ से जो भी सब्सिडी मतलब हुई थी उसको करने के बाद इनकी जो सेल्स प्राइस थी वो 1,50,000 थी। ठीक है, इन्होंने डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के लिए 2,500, ये सारी चीजों इन्होंने एक्स्ट्रा पी की है। ठीक है, परिवहन शुल्क इन्होंने 2,000 रुपए दिए हैं, वारंटी चार्ज इन्होंने 3,000 रुपए का दिया है, परिवहन बीमा चार्ज इन्होंने 500 का दिया है, पैकिंग फी इन्होंने 1,500 दी है। फिर पूर्ति के समय सप्लाई के ड्यूरिंग इन्हें जो डिस्काउंट दिया गया था वो 2,000 रुपए का है। फिर इन्होंने इंस्टॉलेशन चार्ज कितने का दिया है, 8,000 रुपए का। एनजीओ से जो सब्सिडी मिली थी वो 10,000 की है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टडी दी है वो 5,000 की है। आपको वैल्यूएशन याद करना है, सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। भी आप अभी टेंशन मत लीजिए। कोई बात नहीं, जो लोग नए हैं ना वो टेंशन ना लें, जिन लोग नए नहीं है ना, जो पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, ये उनकी क्लास है।
1,77,500 और बोलो। गुड इवनिंग। कर क्या रहे हो भाई? 2 ही 4 लोग बैठे हैं ना जो कि कल की क्लास में नहीं थे, बाकी सब तो हैं जो बैठे हुए हैं और बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है? तो करो। दूसरा कौन रिप्लाई किया है? संध्या। चलो, मैं कभी भी आपके टेस्ट लूंगी, आपको क्वेश्चंस करके देने हैं, ठीक है? और इतना टाइम मत लो, आपको 3 घंटे में जो है सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तो इसलिए प्लीज ज्यादा टाइम मत लो, कैलकुलेशंस फास्ट करो अपनी, और चीजें एकदम पॉइंट्स फिंगर पे रखो, ठीक है? चलो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो सेल प्राइस थी, ठीक है, जो इन्होंने जितने में बेचा था, अभी इसमें उन्होंने बोला था कि इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर इंक्लूडेड होता तो हम माइनस करते ना, अगर इंक्लूडेड नहीं होता तो हम क्या करते? माइनस करते। पर फिलहाल यहां पर हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो तो अभी फटाफट देखो, विक्रय मूल्य क्या था इसका? विक्रय मूल्य क्या था इसका? हमने 1.5 लाख में बेचा था, ठीक है? अब हमें बाकी सारी चीजें हमें इसमें ऐड करनी है, और सिर्फ यही चीज तो हमें ध्यान रखना है ना, क्या वैल्यूएशन में हमें यही चीज तो याद रखनी थी ना, क्या जोड़ना है और क्या हमें माइनस करना है। तो फिलहाल ठीक है, जितनी भी हमारे डिजाइनिंग और जो हमने डिजाइन वाली फीस दी है, डिजाइन एंड जो हमने इंजीनियरिंग फी दी है, ठीक है, कितनी? 2500, वो भी हम क्या करेंगे? ऐड करना है हमें, ठीक है? फिर प्लस क्या करना है हमें? जो भी हमने परिवहन शुल्क दिया है, जो भी हमने ट्रांसपोर्टेशन परिवहन शुल्क दिया है, कितना दिया है हमने परिवहन शुल्क? ठीक है भाई, 2,000 रुपए दिया है, तो यहां पर हम 2,000 रुपए लिख देंगे। चलो, फिर उसके बाद हमें फिर से प्लस करना है, ठीक है? पहले हम प्लस प्लस चीजों को लिख देते हैं। अगर हमने कोई वारंटी शुल्क पे की है, वो भी हमें क्या करना है? ऐड करना है। कुछ हमने वारंटी शुल्क दी है, ठीक है? कितना दिया है भाई, वो भी देख लेते हैं पहले। वारंटी चार्ज हमने 3,000 रुपए दिए हैं। फिर अगर हमें कुछ और ऐड करना है, उसके अलावा हमने आपूर्तिकर्ता द्वारा जो भी परिवहन बीमा शुल्क दिया था, ठीक है, 500 रुपए का हमने दिया था भाई, रास्ते में कुछ टूट फूट जाए, परिवहन बीमा शुल्क, ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस चार्जेस हमने 500 पे किए हैं, ये भी हम जोड़ देंगे, ठीक है? अभी हमें प्लस करना है कितना? माल का जो पैकिंग शुल्क है, ठीक है, जो हमने पैकिंग कराने के लिए दिया था, वो भी हमें ऐड करना है। माल का पैकिंग शुल्क कितना दिया है हमने? पैकिंग फी हमने 1500 दी है, ठीक है? चलो भाई ये भी कर लेते हैं। फिर प्लस करना है हमें, ठीक है, परिवहन पैकिंग शुल्क भी हो गया। अब जो हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हमने दिए हैं, कितने के? आई थिंक 8,000 थे। हाँ, 8,000 जोड़ो और बताओ मुझे कितना आता है। फटाफट ऐड करो और बताओ कितना आता है। $1,67,500, ठीक है? चलो, 1,67,000 और 500, ठीक है? चलो, अब हमें इसमें से माइनस क्या करना है,
ठीक है। अब हमें से इसमें से क्या माइनस करना है, तो हमें इस समय पे जो भी हमने डिस्काउंट दिया था, ठीक है, जब हम सामान को बेच रहे थे, आपूर्ति के समय दिया जाने वाला डिस्काउंट हम घटाते हैं, मैंने बात की थी आपसे। आपूर्ति के समय जो भी हमने डिस्काउंट दिया था, कितने का दिया था, 2000 रुपए का ना, ठीक है भाई, ये हमें माइनस करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। फिर देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी कितने की मिली है, 5000 रुपए की, तो वो तो हमें जोड़ना घटाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमें ऐड ही नहीं करनी होती, ना ही हमें उसे जोड़ना है ना ही घटाना है, उसे हमें नील रखना है। ठीक है, तो उसे हम क्या रखेंगे, नील रखेंगे। फिर जो भी हमारे पास एनजीओ की सब्सिडी है, एनजीओ की सब्सिडी हमें जोड़नी होती है, क्योंकि हमें इसमें कुछ छूट नहीं मिलती, तो 10,000 रुपए हमें इसमें से ऐड करना है। फटाफट बताओ कितना आ रहा है। 10,000 रुपए हमें इसमें से फिर से ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये 2,000 रुपए हमें जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैंने आपको बताया था, अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी मिलती है, उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, वो हमारी पूरी तरीके से छूट होती है, उसमें हमें कुछ नहीं मिलना। वैल्यूएशन ज्ञात करना है, तो हमें एनजीओ की जो सब्सिडी है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। हाँ, 2,000 रुपए घटाना है हमें, क्योंकि वो हमें डिस्काउंट मिला है। हर किसी की अलग वैल्यू कैसे आ सकती है, मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है, मेरी कैलकुलेशंस वीक है, तुम्हारी थोड़ी ना वीक है, मुझे ये समझ में नहीं आता, हर एक आदमी अलग अलग बता रहा है। 2,65,000, 2,65,000, ये तो आने की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, वो तो आएगा ही नहीं। दो हजार घटा दो। यस, 1,75,500, 1,75,500। मतलब कैलकुलेशंस कैसे गलत कर सकते हो यार आप, मतलब मुझे एग्जाम देने नहीं जाना, आपको एग्जाम देने जाना है। कैलकुलेशंस अच्छी रखो और फटाफट करना सीखो। ठीक है, कैलकुलेशंस फास्ट रखो, जितना ज्यादा कैलकुलेशंस अच्छी रखोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको सॉल्व करने में। चलो, ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ये तो जितना हमने पिछला पढ़ा था उतने की बात हो गई, कि क्या हमें जोड़ना था, क्या हमें घटाना था, वो सारी चीजें हमने आज की क्लास में देखी जो हमने पिछला पढ़ा था। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। चलो, अभी हमें एक चीज पढ़नी थी, ठीक है, जो हमारा 15/4 था। ठीक है, हमें ये पॉइंट पढ़ना था। ठीक है, अब हमने बाकी सारी चीजों को देख लिया था, अब हम बात ये कर रहे थे कि अगर मान लो हमने जब सेक्शन 15(1) पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, जब हमने सेक्शन 15(1) पढ़ा था, तो हमने दो चीजों की बात की थी। ठीक है, या तो जो है हमने क्या माना था, कि हमें उन चीजों को देखना है कि यदि जो है कोई भी वैल्यू, कोई भी डिस्काउंट जो है दिया नहीं गया हो, ठीक है, और ऐसा छूट जिसकी आपूर्ति से पहले या समझौते के बाद, अगर हम बात कर रहे हैं 15(1) की, ठीक है, अगर चीजें 15(1) के तहत नहीं आ रही हैं, एक मिनट, उसको कुछ नहीं, नहीं उसका तो कोई बेनिफिट मिलना ही नहीं है, तो हमें उसे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में ऐड करने या माइनस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उससे हमें कुछ नहीं मिलना, ना ही वो छूट में है, ना ही वो हमें नील करनी है। ठीक है, उसे कंसिडर ही नहीं करते ना।
चलो पहले तो ये बात कर लो, फिर हम बाद में बात करते हैं। मैं आपको आज 15D पढ़ाऊंगी, ठीक है, और उसके भी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ कुछ। जो भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से जो भी हमें सब्सिडी मिलती है ना, उसे हमें छोड़ना है। ठीक है, चलो अभी हम उन्हें हमें उन सप्लाईज की वैल्यू डिटरमाइन करनी है जो कि 15(1) सेक्शन में जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, कि हमने बोला था ना कि या तो पूरी तरीके से कंसिडरेशन दिया गया हो, और दूसरी हमने शर्त रखी थी कि कोई भी संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पूरा जो हमने कीमत दी थी ना, हमने सेक्शन 15(1) में देखा था कि वो पूरी कैसी होनी चाहिए, प्राइस पूरी की पूरी दी जानी चाहिए, बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रतिफल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये डी क्या बोलता है हम वो देख लेते हैं। आपूर्ति का मूल्य, आपूर्ति का मूल्य सेक्शन 15(1) में, ठीक है, आपूर्ति का मूल्य जो है वो 16 जो हमारा सेक्शन 15(1) में निर्धारित ना किया जाना, में निर्धारित ना किया जाना। ठीक है, हमने दो चीजें वहां पे बात की थी ना, हम यहां पे भी दोनों चीजों की बात करेंगे कि अगर वो चीजें हैं, हमने कहा था ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, तो फिर अगर दोनों चीजें हैं तो फिर हमें किस तरीके से वैल्यूएशन करना है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, किया जाना है सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना, या ठीक है, या फिर सरकार द्वारा अधिसूचित आपूर्ति का मूल्य। इंग्लिश मीडियम वाले रुकना, मैं बोलती हूं आपको। ठीक है, आपूर्ति का मूल्य, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख लीजिए, सप्लाईज वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, supplies where value cannot be determined under section 15(1) and value of supply notified by the government। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, वो नोटिफाइड किसके द्वारा की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वो सरकार के द्वारा उसे अधिसूचित किया जा रहा है, उसे नोटिफाइड किया जा रहा है। सबसे पहली चीज हम देखते हैं। ठीक है, हम यहां पर उन गुड्स के बारे में बात करेंगे, उन गुड्स और उन सर्विसेज की सप्लाई के बारे में बात करेंगे जो कि सेक्शन 15(1) के तहत डिसाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, जहां पर हमने फुल जो है चीजें फुल पैसे में नहीं खरीदी है, हमने बदले में कोई कंसिडरेशन दिया है। ठीक है, बदले में हमने कुछ और भी दिया है, जैसे मैंने फोन खरीदा और फोन के बदले में मैंने दूसरा फोन भी दिया हुआ है और फिर हमने सप्लाई दी है। वहां पे हमने क्या बोला था कि पूरी के पूरे जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है ना, वो सब तुरंत हमें पैसा मिला होना चाहिए। सेकंड केस क्या था कि कोई भी संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दो तीन चीजें हमने देखी थी ना, बस वही दो तीन चीजों को हम करेंगे कि अगर ये चीजें हुई हैं तो फिर हमें वैल्यूएशन किस तरीके से करना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, वैल्यूएशन को डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें वैल्यूएशन डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। पहला क्या है, ठीक है, जब प्रतिफल पूरी तरीके से, ठीक है, जब प्रतिफल जो है, जो कंसिडरेशन अमाउंट है, वो पूरी तरीके से मुद्रा में ना हो। ठीक है, पूरी तरीके से पैसे आपको नहीं दिए गए हैं, पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से मुद्रा में नहीं, सिर्फ आपको पैसे नहीं दिए गए, कुछ और भी दिया गया है, तो हमें वैल्यूएशन किस तरीके से करना है। सबसे पहला लिखो, जब प्रतिफल पूरी तरह से या आंशिक रूप से क्या हो,
मुद्रा में ना हो, ठीक है। जब हमारा जो अमाउंट है ना, जो हमने कंसिडरेशन दिया है, होली और कॉस्टली इज नॉट इन मनी टर्म्स, ठीक है, वो पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से मनी के टर्म में नहीं हो, ठीक है। सिर्फ पूरा का पूरा हमने पैसा नहीं दिया है, हमने कुछ चीजें जो है और भी दी है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूं आपको, मान लो ये फोन है, ठीक है, ये हमारा ओल्ड फोन है, ये हमारा न्यू फोन है। न्यू फोन की कीमत कितनी थी? 20,000, ठीक है। मेरा जो ओल्ड फोन था वो मैंने 10,000 का दे दिया या फिर 8,000 का दे दिया, और हमने साथ ही साथ में यहां पर 12,000 जो है कैश दे दिए, ठीक है। और फिर ये नया मोबाइल मैं लेके आई हूं। अब यहां पर वैल्यूएशन मुझे किस तरीके से, क्या प्राइस मुझे डिसाइड करनी चाहिए, जो मैंने कैश में दिया है, जो फोन को दिया है, दोनों को जोड़ के, या फिर किस तरीके की, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, when consideration wholly or partially is not in money term, ठीक है। दूसरी हमारी सिचुएशन क्या थी कि दोनों संबंधित व्यक्ति नहीं होने चाहिए, तो हमें वो भी देखना चाहिए। जब, ठीक है, जब दोनों संबंधित व्यक्ति के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा हो, ठीक है, जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न, भिन्न भी हमने देख लिया है और संबंधित भी देख लिया। जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न या संबंधित हो, ठीक है, या तो दोनों क्या है? भिन्न है, या तो फिर रिलेटेड पर्सन है, दोनों डिस्टिंक्ट या फिर क्या है? रिलेटेड पर्सन है। तीसरा क्या है? जब किसी एजेंट द्वारा सप्लाई की गई हो, जब किसी एजेंट के द्वारा सप्लाई की गई हो। इन सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। जब किसी एजेंट के द्वारा क्या की गई हो? सप्लाई की गई हो। चौथा लिखेगा, तीसरा हमने लिखा जब किसी एजेंट के द्वारा सप्लाई की गई हो, ठीक है, सप्लाई बाय एन एजेंट। फिर हमारा पांचवा क्या आता है? जब केवल अभिकर्ता, केवल अभिकर्ता की दशा में आपूर्ति, ठीक है, केवल अभिकर्ता की दशा में आपूर्ति। जब, और यहां पर बात स्पेशली की जा रही है, ठीक है, याद रखना सेवा की आपूर्ति के बारे में, ठीक है, ये याद रखना सेवा की आपूर्ति के बारे में। जब सप्लाई प्योर एजेंट, यहां पर जो केवल अभिकर्ता है ना, वो क्या है? प्योर एजेंट। जब सर्विसेज के केस में सप्लाई प्योर एजेंट के द्वारा की जा रही हो तो क्या होगा? और छठवां आएगा, सॉरी, पांचवा आएगा सप्लाई बाय स्पेसिफाइड ठीक है। पांचवें में हमारा क्या आएगा? जब सप्लाई, ठीक है, किसी निर्दिष्ट श्रेणी द्वारा की गई हो, जो स्पेसिफाइड कैटेगरी वाले होते हैं ना, उसके द्वारा, किसी स्पेसिफाइड कैटेगरी वाले सप्लायर के द्वारा की गई हो सप्लाई, तब। और छठवां हमारा क्या आता है? आपूर्ति मूल्य सभी करों सहित। हम एक एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे, परेशान मत होना। आपूर्ति मूल्य सभी करों सहित, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। पूजा भिन्न व्यक्ति और संबंधित व्यक्ति दोनों हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना?
भिन्न व्यक्ति क्या होते हैं, संबंधित व्यक्ति क्या होते हैं, दोनों चीजें हमने अच्छे से पढ़ी है, जाना और पिछला देखना, अगर नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछना। पांच नंबर का है सप्लाई, अच्छा हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। सप्लायर की निर्दिष्ट श्रेणी द्वारा की गई आपूर्ति, अगर किसी स्पेसिफाइड कैटेगरी के द्वारा आपूर्ति की जाती है तो। हमने संबंधित व्यक्ति क्या पढ़े थे, ठीक है, चलो बता ही देती हूं अभी। संबंधित क्या पढ़े थे, एक दूसरे के व्यवसाय से जो रिलेटेड होते हैं किसी न किसी तरीके से, हमने उनको संबंधित व्यक्ति में रखा था। और एक ही व्यक्ति ने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, वही व्यक्ति है, उसका पैन ही अलग अलग बिजनेसेस में रजिस्टर है, उसे हमने भिन्न व्यक्ति के द्वारा पढ़ा था, ठीक है। भिन्न व्यक्ति में एक ही आदमी, हमने क्या बताया था, एक ही आदमी ने, मान लो एक आदमी ने पंजाब में अपनी शॉप खोली हुई है, दिल्ली में खोली हुई है, ठीक है। अब उसने मान लो पंजाब में भी क्या किया, अपना बिजनेस खोला, या वो पंजाब से बिजनेस दिल्ली में फेंक रहा है, या फिर दिल्ली से पंजाब में जा रहा है, तो क्या होगा, उसका पैन एक होगा, लेकिन वो जगह जगह रजिस्ट्रेशन लेता है ना, वो एक दूसरे से भिन्न होगा। और इसे भी हम कंसिडर करते थे ना सप्लाई में, मैंने बात आपसे कि किसी ने, सरकार यहाँ पे क्या करती थी, मोमेंटम को रिकॉर्ड करने का काम करती थी, ठीक है। आपने अपनी दिल्ली वाली शॉप से एक्स्ट्रा लैपटॉप भेजे हैं कहां पे, पंजाब वाली दुकान पे, तो सरकार को ये पता होना चाहिए ना कि आपने कहां से कहां भेजा है। ऐसा तो नहीं कि आपने जाके भेज दिया और आपने सरकार को बोली कि भाई जीएसटी नहीं है क्योंकि हमने ये अपने ही दुकान में भेजा है। तो सरकार उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए सारी चीजें करती है, सारी चीजें बात हमने बहुत डिटेल में की हुई है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, कोई बात नहीं। वो संबंध, हाँ वो संबंधित व्यक्ति होते हैं, संबंधित व्यक्ति जो रिलेटेड होते हैं किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से, बिजनेस में कोई दूसरे का पार्टनर है, कोई एक दूसरे का इन्फ्लुएंसर है, इस तरीके की चीजें हमने देखी थी ना, हाँ ठीक है। अगर एक ही फैमिली से रिलेटेड है तो वो फिर संबंधित व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अगर एक ही फैमिली से रिलेटेड है तो वो क्या होंगे, वो संबंधित व्यक्ति होंगे। चलो अभी हम फर्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या देखा था, जब प्रतिफल पूरी तरीके से, जब प्रतिफल पूरी तरह से या आंशिक रूप से ठीक है, प्रतिफल पूरी तरीके से या आंशिक रूप से मुद्रा में व्यक्त नहीं है, मुद्रा में व्यक्त नहीं है, ठीक है। जब हमारा कंसिडरेशन जो है, जो हमने अमाउंट दी है, जब हमारा प्रतिफल जो है वो या तो होली या तो फिर पार्शियली मनी के टर्म में जो है डिफाइन नहीं किया गया है, पूरी तरीके से उसे नहीं दिखाया गया है, तो हमें क्या करना है, ठीक है। इसमें पहला केस लिखो ए, इसमें पहला केस लिखो, ठीक है। ऐसी आपूर्ति का मूल्य खुला बाजार, जो भी ओपन मार्केट में होगा वो होगा, ऐसी आपूर्ति का मूल्य क्या होगा, जो भी खुला बाजार में है वो होगा। मैं आपको बताती हूं कैसे, एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ऐसी आपूर्ति का मूल्य खुला बाजार, ओपन मार्केट में है, वो होगा, ठीक है। कैसे, मान लो आपने एक फोन खरीदा है, ठीक है। ऐसी आपूर्ति का मूल्य जो भी ओपन मार्केट में है वही होगा, ठीक है। अब मान लो आपने एक फोन जो है लिया, ठीक है, नया फोन है, आपको फोन लेना है, आपने नया फोन खरीदा, ठीक है। आपने इसको कितना दिया, जो भी पुराना मूल्य था कितना, 8,000 रुपए, ठीक है। प्लस आपने इसको कितने दिए, 16,000 रुपए भी दिए, सॉरी यहां पर 16 कर लो, 20,000 हमें वैल्यू करनी है, ठीक है। तो आपने 8,000 का फोन दिया और 20,000 सॉरी 16,000 रुपए आपने यहां पे दिए, ठीक है। ये तो 12,000 बोल दो, 20,000 समझाने में आपको ज्यादा सही रहेगा। चल टोटल वैल्यू क्या है इसकी, अब जो आपने 10,000 रुपए दिए, 8,000 रुपए दिए, ठीक है। तो आपको पता है नए की वैल्यू क्या है,
20,000 रुपए हो गए, क्योंकि आपने 8,000 का पुराना मोबाइल खरीदा था, 10,000 12 रुपए आपने उसे कैश दिए, टोटल आप क्या बोलोगे कि भाई इसकी 8 से 12 मतलब 20,000 रुपए क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, अब आपने नया फोन के बदले पुराना फोन भी दिया है और पैसा भी दिया है। ठीक है, तो आपने मान लो कोई एक्सचेंज नहीं किया, आपको अगर पैसे में खरीदना है, आपने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है 24,000। अगर आपने ये ट्रांजेक्शन नहीं किया है, मैं ये बोल रही हूं इसकी कीमत क्या है 20,000 मान लो। ठीक है, इसकी कीमत 20,000 है, क्योंकि इसकी ओपन मार्केट में जो वैल्यू है, ओपन मार्केट में वैल्यू क्या है, मैं ये नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये अभी मुझे नहीं करना है, तो ये जो 20,000 है ना, यही इसकी वैल्यू होगी। हमने भले ही इसको एक पुराना फोन दिया है और प्लस हमने साथ में इसे 12,000 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो जो भी इसकी ओपन मार्केट में वैल्यू, जब हम इसे सारी चीजें नहीं दे रहे थे तो इसकी वैल्यू क्या थी 20,000 थी, तो अभी भी क्या होगी इसकी वैल्यू 20,000 ही होगी। ठीक है, और आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो भी 20,000 में ही देना पड़ेगा। ठीक है, वो भी क्या होगा 20,000 ही होगा। क्लियर है, जो भी उसकी ओपन मार्केट में वैल्यू होगी वही होगा। चलो अब इसका सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस हम इसका देखते हैं। ठीक है, इसका हम बी पार्ट देखते हैं, जो इसका सेकेंड केस है हम वो देखते हैं। अब मान लो कि कोई ऐसा सामान है जिसका ओपन मार्केट में वैल्यू पता ही नहीं, आप कोई ऐसा सामान बेच रहे हो जिसकी आपको ओपन मार्केट वैल्यू क्या है पता ही नहीं है। ठीक है, आपने ये बोला अब हम जीएसटी कैसे डिसाइड करेंगे, आपने तो बोल दिया कि भाई ठीक है चलो ये पुराना है ये नया है, अब अगर ओपन मार्केट में उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं तो मैं क्या करूंगी, या फिर मैं कैसे डिसाइड करूं। ठीक है, तो उन्होंने बोला केस क्या है, यदि खुला, सरकार ने बोला कि देखो हम जो ओपन मार्केट वैल्यू होगी ना, हम उस पे जो है क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। अब दुकान वाले ने बोला कि अगर मान लो ओपन मार्केट वैल्यू ही नहीं पता, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो यदि खुला बाजार मूल्य नहीं पता है, ठीक है, उसे नहीं पता कि जो ओपन मार्केट में वैल्यू थी वो क्या है। देखो गवर्नमेंट, दुकान वाले भी चालाक, वो लोग भी कुछ ना कुछ तरीके निकाल देते रहते हैं। गवर्नमेंट भी सोची चलो भाई ठीक है हम हर तरीके का रूल आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला आपको ठीक है, अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता तो आपको क्या करना होगा, मुद्रा के रूप में जो प्रतिफल की कुल रकम होगी, मुद्रा के रूप में प्रतिफल की, समझाती हूं इस एग्जांपल से भी। ठीक है, की कुल रकम, और इसके साथ साथ ही ठीक है प्रतिफल जो कि मुद्रा में नहीं है, प्रतिफल जो ऐसा कंसिडरेशन जिन्हें हम मनी के टर्म पे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, प्रतिफल जो मुद्रा के रूप में नहीं है, के समतुल्य मुद्रा में कोई ऐसी रकम, मैं एग्जांपल लूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा। ठीक है, कोई रकम जो आपको क्या है ज्ञात है। ठीक है, अब मान लो आपने क्या किया, आपने बोला ठीक है भाई, इन्होंने बोला कि मैं एक फोन बेच रहा हूं। ठीक है, मुझे इसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, अब मैं कैसे डिसाइड करूं, इसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें ये मूल्य नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया है, जो ये फोन था आपने जो है एक फोन लिया, इससे आपने बोला ठीक है एक पुराना फोन इसने मुझे दिया है, प्लस इसने मुझे जो है 12,000 रुपीज भी दिए हैं।
सरकार ने बोला ठीक है तुम्हें इसकी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, लेकिन जो तुमने पुराना फोन लिया उसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है। उसने बोला हाँ भाई वो तो पता है, वो फोन मैंने 8,000 का लिया है, ठीक है, ये अगर फोन मैं पुराना फोन मार्केट में बेचने जाऊं तो वो 8,000 का होगा। सरकार ने बोला कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये जो 8,000 तुम्हें पता है ना और ये जो 12,000 तुम पैसे ले रहे हो, दोनों को मिला के मुझे 20,000 दे दो बस। तुम्हें इसकी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। जो पैसा तुमने लिया है, जो 12,000 लिए हैं जब आपने एक्सचेंज किया था, ठीक है, और जो आपने वैल्यू उसकी ज्ञात की है, जो पुराना सामान आप ले रहे थे, तो उन दोनों की वैल्यू जोड़ दो और उसे मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई बोल के दे दो। फिर दुकानदार टेंशन में कि अरे अब ये क्या हो गया, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है चलो, अब ना मेरे पास इसी की वैल्यू पता है और ना मेरे पास इसी की ओपन वैल्यू पता है, अब मैं जीएसटी कैसे डिसाइड करूं, ठीक है। चलो देखो, जो हमने पहला केस पढ़ा ना, जो हमने पहला केस पढ़ा वहां पे क्या बोला गया कि जो आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हो अगर, और उसकी जो ओपन मार्केट वैल्यू है फोन में, जब आप बिना किसी एक्सचेंज के बेचते, उसी को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो और उसी पे मुझे जीएसटी दे दो, ठीक है। अब दुकानदार चालाक निकला, उसने बोल दिया कि ऐसा भाई कि मेरे पास ना, मुझे पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ओपन मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, मैं पहली बार दुकान रख रहा हूं, अब बताओ मैं कैसे करूंगा। सरकार ने बोला कोई बात नहीं, परेशान ना हो, जो तुम कैश ले रहे हो और जो तुम्हें पुराने अगर चीज की वैल्यू पता है, उन दोनों को जोड़ के मुझे दे दो, मैं उसमें भी संतुष्ट हूंगा, ठीक है। अब दुकानदार और चला है ना, सरकार से तो कोई बच नहीं सकता, सही बात है। सरकार ने बोला ठीक है चलो, दुकानदार ने एक नई योजना जो है बनाई और उसने नया तीसरा केस सामने रख दिया। उसने क्या बोला कि अगर मान लो आपूर्ति का मूल्य, ठीक है, जो सप्लाई का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, आपूर्ति का मूल्य, ठीक है, ना ही जो हमने ए में पढ़ा ना उससे डिसाइड हो रही है और ना बी से पढ़ा उससे डिसाइड हो रही है, अब क्या करें, ठीक है। उन्होंने बोला आपूर्ति का मूल्य जो बिंदु संख्या ए है, ना सेक्शन ए से डिसाइड हो रही है, ना जो हमने बी पढ़ा उससे डिसाइड हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब कैसे, ना मुझे ये पुराने नए फोन की कीमत पता है, मैं तो एकदम नया हूं, और ना ही मुझे इस नए फोन की कीमत पता है, मुझे दोनों ही नहीं पता, अब मैं क्या करूंगा। सरकार ने बोला देखो भाई तुम्हें जीएसटी तो देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ करके, ठीक है, तो अब तुम एक काम करो, जो ये तुम नया फोन बेच रहे हो ना, ठीक है, जो तुम ये नया फोन बेच रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, ना पुराने की वैल्यू पता है ना नए की वैल्यू पता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी तुम्हें जीएसटी देनी पड़ेगी, और तुम्हें करना क्या है, जो भी इस सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट, ठीक है, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर मार्केट में कोई बिक रहा है, ठीक है, उसकी जो कीमत होगी उसी कीमत से तुम्हें मुझे इस फोन की कीमत क्या होगी, देनी पड़ेगी। अजीब समस्या आ गई, ठीक है। अब सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर सेम क्वालिटी का सेम उसका फीचर का फोन मार्केट में कोई दूसरा ब्रांड बेच रहा है, उसकी कीमत 10,000 रुपए है, तो तुम्हें इसकी भी ओपन मार्केट वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 10,000 रुपए बोलनी पड़ेगी। ये टेंशन हो गई। अब फिर उसने बोल दिया, ठीक है, दुकानदार ने फिर बोला कि ना मुझे नए की वैल्यू पता है, ना मुझे पुराने की वैल्यू पता है, ठीक है, और ना ही मुझे ये भी है कि इसके जैसा सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट इस मार्केट में दूसरा अवेलेबल भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे जीएसटी दूं, ठीक है। एक केस हुआ कि ओपन मार्केट वैल्यू थी, सरकार ने बोला ठीक है भाई, जो भी उसका मूल्य है तुम सब जो भी एक्सचेंज में ले रहे हो, ठीक है, अगर तुम बिना एक्सचेंज की जो कीमत लगाते वही लगा दो, जो भी इसका ओपन मार्केट वैल्यू होगी तुम वो लगा दो। दूसरा केस क्या बोला गया कि ठीक है, अगर तुम्हें ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता तो जो तुम कैश में ले रहे हो और जो तुम पुराने की कीमत लगा रहे हो वही दे दो। तीसरे वाले ने बोल दिया ना मुझे ओपन मार्केट की वैल्यू पता है ना मुझे पुराने की वैल्यू पता है, अब मैं क्या करूं। उन्होंने बोला ठीक है, जो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट कहीं और, सेम फीचर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट किसी और का बेच रहा हो ना, तुम उसकी वैल्यू मान लो और उस पर मुझे जीएसटी दे दो। अब आगे फिर से नखरा शुरू हुआ दुकानदार का, ठीक है। अब तीसरा चौथी पॉइंट शुरू हुई। अब उसने बोला देखो भाई, ना मुझे ए वाला पता है ना मुझे बी वाला पता है, ना मुझे ओपन मार्केट वैल्यू पता है, ना मुझे ये पता है कि जो पुराने वाले की कीमत क्या है वो पता है, और ना मुझे यही पता है कि सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई मार्केट में अवेलेबल भी है या फिर नहीं है, अब मैं क्या करूं।
सरकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें ये भी नहीं पता है तो अब तुम ये काम करो, ठीक है, आपको रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31 फॉलो करना है। चलो ये रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो रूल नंबर 30 याद करो, ठीक है। उन्होंने बोला कि जब तुमने ये सामान खरीदा था ना, जब तुमने ये सामान खरीदा था, ठीक है, उस टाइम पे जो वैल्यू तुमने दी थी उस पे मुझे 10% एक्स्ट्रा करके जीएसटी दे दो, ठीक है। ये मान लो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक नया फोन लिया, एक पुराना फोन लिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, ना मुझे इसकी वैल्यू पता है ना मुझे इसकी वैल्यू पता है, मैं इसे 30,000, ठीक है, और प्लस ये पुराना फोन लेके बेच रहा हूं, लेकिन मुझे ना इसकी वैल्यू पता ना इसकी वैल्यू पता ना सेम क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट मार्केट में पता है, अब बताओ मैं कैसे सामान लूं। तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, आपको कोई बात नहीं, जो आपकी खरीदने की लागत थी, आपने ये फोन खरीदा था कितने में, 18,000 रुपए में, अब इसमें से 1,800 रुपए और ऐड कर दो 10% और मुझे जीएसटी पे कर दो, ठीक है। इतना तो तुम्हें पता होगा ना कि तुमने ये सामान कितने में खरीदा है। अब दुकानदार भी फंस गया, अब क्या ही है, उसको तो ये वैल्यू तो पता ही होगी ना कि कितने में मैंने खरीदा है। उसने बोला हाँ मुझे पता है ये सामान मैंने 18,000 में खरीदा था। सरकार ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें ना इसकी ओपन मार्केट वैल्यू पता है ना इसकी वैल्यू पता है ना कुछ पता है, तो तुम एक काम करो, जो सामान तुमने बेचा था ना उसी में से मुझे 10% और ऐड करके दे दो, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। उसने बोला ठीक है भाई चलो ले लो कोई दिक्कत नहीं है। उसने 1,800 रुपए और ऐड किए और 19,800 में सरकार को क्या कर दी, जीएसटी दे दी। अब एक ऐसी सिचुएशन आई कि 30 के द्वारा भी जो है मूल्य डिसाइड नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने बोला देखो तुम कुछ भी करो, तुम्हें जीएसटी देनी ही पड़ेगी, चाहे तुम जो कर लो जैसे भी करो, मुझे जीएसटी चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, तुम रूल नंबर 30 भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ युक्त युक्त साधन अपनाओ और मुझे दे दो जीएसटी, ठीक है। जो भी रीजनेबल आप चीज निकाल सकते हो वो निकालो और मुझे जीएसटी दो, लेकिन मुझे जीएसटी चाहिए, बिना जीएसटी के कुछ नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो हमें देखना था कि अगर कंसीडरेशन के साथ आपको सामान दिया जाता है, ठीक है, तो क्या केस होंगे। पहला केस हमने देखा कि मान लो आप फोन ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू हो उस पर मुझे जीएसटी दे दो। गवर्नमेंट बोला ठीक है। दुकानदार निरा चलाक, उसने बोला कि अगर मान लो मुझे ओपन मार्केट वैल्यू ही नहीं पता, अब मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें जो तुम पुराना सामान खरीद रहे हो उसकी वैल्यू पता है। उसने बोला हाँ वो तो पता है, ठीक है भाई, तो 8,000 रुपए का तुमने मुझे फोन दिया पुराना और तुमने इसे 12,000 रुपए दिए, मुझे 20,000 वैल्यूएशन पे मुझे जीएसटी दे दो। अगली बार दुकानदार और दुष्ट निकला, वो बोला अब एक ही बार ना मुझे ओपन मार्केट वैल्यू पता है और ना ही मुझे ये पता कि पुराना सामान कितने का है, अब मैं क्या करूं। गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, शांति रखो, जो भी सेम क्वालिटी का सेम फीचर का फोन दूसरा मार्केट में बिक रहा हो ना, उसकी प्राइस को ही उसकी प्राइस पे मुझे दे दो। अब दुकानदार क्या करे, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई चौथे केस में वो आया, बोला ऐसा है कि इस बार ना मुझे इसकी ओपन वैल्यू पता है ना मुझे इसकी वैल्यू पता है, और मुझे ये भी नहीं पता कि सेम क्वालिटी का सामान कोई मार्केट में अवेलेबल भी है या नहीं है। सरकार ने बोला कोई टेंशन नहीं है, तुम रूल नंबर 30 अपनाओ और जो तुमने जितने पे ये सामान खरीदा हो ना, जो तुम्हारी इसकी कॉस्ट प्राइस, जो तुमने इसका लागत मूल्य दिया है, उस पर 10% और ऐड करो और मुझे उसके वैल्यूएशन पे मुझे जो है जीएसटी दे दो। और अगर तुम्हारा रूल नंबर 30 से भी नहीं हो रहा काम, तो तुम एक काम करो, तुम रूल नंबर 31 पे जाओ और कुछ भी, ठीक है, कोई भी ऐसा बीच का रास्ता निकालो, ठीक है, युक्त युक्त साधन निकालो और हमें जो है जीएसटी दे दो, ठीक है। सारी चीजें याद हो गई ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं है या फिर जो चीजें आपके दिमाग में नहीं गई हो। पहले ये मुझे बताओ, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव मैं आपको दूंगी ना, कैसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मैं हूं ना, किस बात की टेंशन है आपको। हाँ आप कुछ भी कर लो, सरकार के पंजे से बचोगे नहीं, ठीक है। सरकार को जीएसटी लेना है, मतलब लेना है, कुछ भी नहीं कर सकते।
क्वेश्चन एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे, आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, सारी चीजों के लिए मैं हूं आपके पास। ठीक है, फिलहाल जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये सारी चीजें आपको ऐसे याद होनी चाहिए। ठीक है, संबंधित व्यक्ति क्या है, भिन्न व्यक्ति क्या है, किस केस में हमें कंसीडरेशन क्या करना है, ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। जीएसटी ऐसा नहीं है कि आधे अधूरी चीजों के साथ आप चलोगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या ट्विस्ट है ये भी आपको पता है। कोई बात नहीं, आप लिख रहे थे ना, नोट्स में दे दूंगी। ठीक है, परेशान मत हो, नोट्स में अवेलेबल करा दूंगी, नोट्स के लिए टेंशन मत लो, नोट्स में दूंगी आपको, बस समझ में आना चाहिए हर चीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हर चीज एकदम रटते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि पेपर के टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारी चीजों को रिवाइज कर सको। ठीक है, तो हर चीज एकदम से रटते हुए चलो, जितनी बार मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतनी बार मैक्सिमम पढ़ो। इसीलिए ना मैं जीएसटी की क्लास में सुबह नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो क्लास रेगुलर रहेगी, शाम की क्लास ठीक है कभी होगी कभी नहीं होगी। तो जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ ना, जब भी आपको समय मिले, जब भी क्लास नहीं है, पुरानी चीजों को रटते रहा करो। 1 घंटे जो मेरा 5 से 6 का टाइम है ना, उस टाइम पे आपको बैठ के सिर्फ जीएसटी रटनी है और कुछ नहीं करना। कोई बात नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस कम है ना पूजा, तो अपन थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो।